हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल। अगर नहीं हो वेल तो इस वीडियो को देखने के बाद हो जाओगे वेल। माई सेल्फ सुधा और मैं हूँ एक एसोसिएट प्रोफेसर इन अडर 24/7 और नेट क्वालिफाई करने के बाद मेरी भी सिचुएशन कुछ आपकी ही तरह थी। जैसे आपने अभी अपना नेट क्वालिफाई किया है, सेट क्वालिफाई किया, उसके बाद आप इंतज़ार कर रहे हो कि अब हम क्या करें, कहाँ पर अप्लाई करें, कहीं पर वैकेंसी आउट हो तो हम वहाँ पर अप्लाई करें, कहीं पर भी जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, कहीं तो जॉब मिल जाए। तो सेम ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी थी। नेट क्वालिफाई करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि यार जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। नेट क्वालिफाई करो उसके बाद जॉब मिलना इतना मुश्किल, ऐसा लग रहा था कुछ भी हो ही नहीं पाएगा पॉसिबल। लेकिन अगर भगवान ने चाहा है और आपने चाहा है, क्योंकि भगवान के साथ साथ आप भी तो मेहनत करोगे, तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो फाइनली यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश में 1200 से भी ज़्यादा वैकेंसी आउट हो चुकी है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। टोटल वैकेंसी 1253 वैकेंसी आउट हुई है और ये वैकेंसी टोटल 23 सब्जेक्ट्स को लेकर आउट हुई है, जहाँ पर आपके आ जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर, कॉमर्स, मैथ्स, साइंस के सब्जेक्ट्स जैसे कि बॉटनी हो गया, लाइफ साइंस हो गया, होम साइंस हो गए, एजुकेशन हो गया। इन सभी से रिलेटेड 23 सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी वैकेंसी आउट हुई है। तो बहुत ही सुनहरा मौका है आप सभी के पास। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा कि यूपीपीएससी एग्ज़ाम होता क्या है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर नेट नहीं क्वालिफाई किया तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, अगर नेट क्वालिफाई किया है तो फिर क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में अभी चल रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम इन डिटेल में समझने वाले हैं अबाउट यूपीपीएससी एग्ज़ाम, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और चलिए फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अबाउट हमारी यूपीपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ एज लिमिट के बारे में, क्योंकि एज लिमिट बहुत ही ज़्यादा मेंशन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंटली मेंशन की गई है। अगर आपकी एज 21 से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी एज 40 ईयर्स से अबव है, 40 साल से ऊपर हो आप, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ओके, इनके बीच में तभी आप अप्लाई कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है और ये ऐसा होता है कि अगर आप SC ST OBC और ओनली उत्तर प्रदेश के ही होने चाहिए आप SC ST OBC, तब आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप PW यानी कि फिजिकली आप डिसेबल हो तो आपको 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। एक्स सर्विसमैन कोटा अगर आपके पास है तो उसके लिए आपको 3 साल या 3 साल से ऊपर का प्रोवाइड किया जाता है। डिपेंड करता है कि कौन सा कोटा आपके पास है। ओके, तो ये आपका एज लिमिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ज़रा क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन डिग्री होगी तभी आप एलिजिबल बनोगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसे हम कहते हैं, कैसे आप इस एग्ज़ाम को दे पाओगे। तो सबसे पहले तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री यानी कि आपके पास MA की डिग्री होनी चाहिए, विच इज़ मैंडेटरी। MA की डिग्री में आपके 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, 55% से अबव आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ ही आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो कोई भी ऐसी नहीं होनी चाहिए, एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने अपनी मास्टर्स की होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इतना भी ऐसा नहीं है कि हाँ आपने अगर उत्तर प्रदेश में अगर जैसे की है तो उत्तर प्रदेश का जो यूनिवर्सिटी है तो वो भी एलिजिबल है, इग्नू से की है तो भी एलिजिबल हो, या फिर आप मतलब कि बहुत कम रेयरली ऐसा होता है कि कोई अनरिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, बाकी सारी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होती है। आप एक बार अपनी चेक कर सकते हो, NTA की वेबसाइट पर जा सकते हो और वहाँ पर चेक कर सकते हो कि क्या आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो रिकॉग्नाइज है या अनरिकॉग्नाइज है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। आपके पास अगर नेट का सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, अगर नेट का नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास सेट का होना चाहिए। सेट का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, सेट का सर्टिफिकेट या फिर नेट का सर्टिफिकेट या फिर SLIT का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि आप ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम आपके पास क्वालिफाई किए होने चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। अदरवाइज़ आप इस एग्ज़ाम के लिए
एलिजिबल नहीं होंगे। इसके साथ ही पीएचडी की डिग्री ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो आपके पास है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास ये क्वालिफिकेशन ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट, टीचिंग एक्सपीरियंस है या नहीं है वो भी मैटर नहीं करता। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपके इंटरव्यू में ये बेनिफिट करता है। पीएचडी एंड टीचिंग एक्सपीरियंस ये आपको इंटरव्यू में बेनिफिट करेगा, वैसे आपका कोई भी ऐसा नहीं है कि कंपल्सरी है। नेक्स्ट, अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं विच इज़ अबाउट एग्ज़ाम पैटर्न, कि आखिर हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है उसको ज़रा यहाँ पर समझ लेते हैं। तो आपके 3 एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पर। सबसे पहला एग्ज़ाम आपका होता है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है। किसका? प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, जो कि आपका सबसे पहला चरण होता है एग्ज़ाम का। पहला एग्ज़ाम आ जाता है आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। उसके बाद आपका मेंस होता है। मेंस के बाद अगर सबसे पहले आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होता है, अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है तभी आप अपना मेंस का एग्ज़ाम दे पाओगे। मेंस क्वालिफाई करने के बाद ही आप इंटरव्यू के लिए बैठ पाओगे। अब ज़रा हम इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम जो कि आपका टोटल 150 मार्क्स का होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आपके पास 150 मार्क्स यानी कि टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे? 120 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाते हैं, जिनको कवर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपके पास होते हैं टोटल 2 घंटे। अब ज़रा मार्किंग स्कीम की बात कर लेते हैं। तो ये 150 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे? आपको हर एक करेक्ट आंसर के आपको 1.25 मार्क्स मिलते हैं। कितने? हर एक करेक्ट करने के आपको 1.25 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप एक क्वेश्चन इनकरेक्ट कर दोगे, गलत कर दोगे, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग ऐसा है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इन्होंने लगाई है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है? यानी कि अगर लेट सपोज कि आपने 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आपने इनकरेक्ट कर दिया, गलत कर दिया अगर आपने 3 क्वेश्चंस को, तो आपका एक क्वेश्चन जो कि आपने करेक्ट किया होगा उस क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। सिंपल, ये क्या है? 1/3 की आपके पास नेगेटिव मार्किंग मौजूद होती है। अब 120 क्वेश्चंस आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 120 में से आपके 30 प्लस में 90 क्वेश्चंस का ये पैटर्न बनता है। जैसे कि हमारे नेट के एग्जाम में कैसा पैटर्न होता है? नेट के एग्जाम में 50 क्वेश्चन प्लस में 100 क्वेश्चन का पैटर्न होता है। वैसे यहाँ पर 30 क्वेश्चन जो कि आपके जर्नल पेपर से पूछे जाएंगे। जर्नल पेपर से, जैसे मैथ्स आ जाती है, जीके, साइंस, जर्नल पेपर से पूछे जाएंगे। 90 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे, यानी कि जो सब्जेक्ट आप चूज करोगे उससे आपके 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये तो हो जाता है हमारा पूरा एग्जाम पैटर्न, जो कि आपका 120 क्वेश्चन, 30 प्लस में 90 क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने खास तौर पर इस टाइम मेंशन किया है जिन स्टूडेंट्स के सब्जेक्टिव, यानी कि जो उनका मेन पेपर अगर मैथ्स है तो उनके कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जिनका मेन पेपर मैथ्स है उनसे टोटल 70 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 90 क्वेश्चंस नहीं होंगे, उनसे 70 क्वेश्चंस मैथ्स में पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चंस उनके जर्नल पेपर से होंगे। तो ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स का मार्क्स। एक बार आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद क्या होता है? इसके बाद मेरिट लिस्ट निकलती है। ओके, इसके बाद क्या निकलती है? मेरिट लिस्ट निकलती है। और मेरिट लिस्ट के बाद क्या होता है? मेरिट लिस्ट में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, कट ऑफ्स निकलती है, क्वालिफाई कर लिया, तभी आप अपना मेंस का एग्ज़ाम दे पाओगे, अदरवाइज आप मेंस नहीं दोगे। मेंस तक आप अगर पहुंच जाते हो तो मेंस में आपसे टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो ये होता है आपका 200 मार्क्स का, और ये होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? यानी कि आपसे रिटन क्वेश्चन, जो रिटन क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको यहाँ पर लॉन्ग पैरा में आंसर देने होंगे। ओके, उनकी वर्ड लिमिट खास तौर पर मेंशन होती है। इसके अलावा टोटल आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 20 क्वेश्चन 10 प्लस में 10 के पैटर्न में होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन होंगे वहाँ पर आपको 80 मार्क्स के ये 10 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द 10 क्वेश्चन, बाकी के बचे हुए 10 क्वेश्चन आपके 120 मार्क्स के होंगे, और यहीं से ही क्या हो जाते हैं? आपके टोटल 200 मार्क्स का पेपर हो जाता है। इसके साथ ही ये जो पेपर है, इसको देने के लिए आपके पास टोटल 3 घंटे होते हैं आपके पास ये पूरा पेपर करने के लिए। एक बार आपने मेंस दिया, मेंस के बाद क्या होता है? मेंस की कट ऑफ निकलती है, मेरिट लिस्ट निकलती है। अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद अब आखिरी चरण पर आ जाते हो आप, और अब आपका आता है
यहाँ पर इंटरव्यू। तो जैसे मेंस आपने क्वालिफाई किया, 200 मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस के मिलेंगे। प्रीलिम्स के कोई भी मार्क्स नहीं काउंट किए जाते हैं। मेंस के मार्क्स प्लस में इंटरव्यू होता है आपका 25 मार्क्स का, तो 25 मार्क्स आपको इंटरव्यू के मिलेंगे। टोटल आपकी अब फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी ऑन दिस नंबर, यानी कि आपको अब 225 मार्क्स के बिहाफ पर आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। 225 में से अब क्वालिफाइंग नंबर क्या होगा वो उस मेरिट लिस्ट या फिर कट ऑफ पर डिपेंड करता है। तो ये पूरा हमारा एग्जाम पैटर्न होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। ओके, नाउ अभी हम ज़रा समझ लेते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी है। 1253 वैकेंसी है। स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, 4 सितंबर 2025 को स्टार्ट हो गई थी, और ये लास्ट डेट कब है, 6/10/2025, यानी कि अक्टूबर में 6 अक्टूबर तक आप फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म फिल करने के लिए कितने पैसे पे करने होंगे। पैसा की बात कर लेते हैं। ओके, तो देखो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी के लिए आपको पे करने होंगे 125, ओके, 125 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। इसके बाद ये जर्नल के लिए भी है, 125 जर्नल के लिए भी है, और साथ के साथ EWS और OBC के लिए भी 125 है। अगर आप SC और ST से बिलोंग करते हो तो टोटल आपको 65 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। अगर आप PW कैंडिडेट हो तो आपको टोटल 25 रुपये, टोटल मात्र 25 रुपये आपको पे करने होंगे। एक्स सर्विसमैन का कोटा है आपके पास, तो वो आपका 65 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। तो ये आ जाता है हमारा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, और ये आपको कुछ इस तरीके से आपको इतना ये पूरा एग्ज़ाम पैटर्न है, एप्लीकेशन फ़ी है, और आपके कितने मार्क्स मिलेंगे, ये आपका पूरा यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन कर दिया है। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि वैसे तो मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हूँ, मेरे चैनल पर आपको इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मिल जाएगी। तो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो ये जो जितनी भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस को हम समझने वाले हैं, इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस को समझेंगे। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर आप किसी भी स्टूडेंट, कोई से भी स्टूडेंट हो, कोई सा भी सब्जेक्ट है, आप सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, बिकॉज टेलीग्राम पर मैं जितने भी मेरे से हो पाएंगे जनरल स्टडीज़ वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, और वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपने सेट भी क्वालिफाई किया है, UGC नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो, तो भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर। फ्री में पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, PDFs भी है, और इंग्लिश लिटरेचर के लिए तो ऑफकोर्स आपको फॉलो करना बनता ही है। ओके, तो ये था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही है तो नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नीचे कमेंट करके बता देना अगर आपको और कोई किसी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ही बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, और अच्छे से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो अभी से ही, और बाय बाय एवरी।